नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड थर्ड, इसमें भी जो आज अपने अध्ययन का विषय है वह है मराठा। मराठाओं का अंग्रेजों से संघर्ष, और यह इसका पार्ट सेकंड है। इससे पहले वाले अध्याय में मैंने बालाजी विश्वनाथ, ने साहू को किस प्रकार मदद की और उन्हें उत्तराधिकारी संघर्ष में विजय प्राप्त करवाई। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ की जगह बाजीराव पेशवा बना और मराठाओं को दिल्ली तक शासन करने के लिए उकसाया। इसी कड़ी में हम बाजीराव को पढ़ रहे थे कि बाजीराव ने किस प्रकार मराठों का उत्कर्ष किया, किस प्रकार उन्होंने निजाम, गुजरात, मालवा पर अधिकार किया और अपने शत्रुओं को नीचा दिखाया और उनसे संधियां की, कहीं से युद्ध किए। अब आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली पर आक्रमण, यानी बाजीराव का दिल्ली पर आक्रमण। दिल्ली पर आक्रमण, क्लियर। 1737 में बाजीराव ने पहल यमुना पार की दोआब को लूटा और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा हमला करने की योजना बनाई। उसने मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, जिसे अवध के सूबेदार सादत खान ने मार्च 1737 में हरा दिया। सादत खान ने इसकी सूचना दिल्ली भेजी, साथ ही अपनी डींगे मारते हुए लिखा कि उन्होंने मराठा को चंबल के पार खदेड़ दिया, जो सही नहीं था। बाजीराव को इस समाचार का खंडन करने के लिए दिल्ली की ओर बड़ी तेजी से धावा बोलना था। 14 दिन के सफर को 2 दिन में तय करके उस वर्ष मार्च के महीने में दिल्ली पर टूट पड़ा। सम्राट भयभीत हो गया, किंतु बाजीराव ने उसके पास संदेश भेजा कि वह किसी और इच्छा से न लेकर केवल यह दिखाने आया है कि वह अभी तक जीवित है। लौटते समय वह एक मुगल सेना को हराकर ग्वालियर लौट गया। सम्राट को अब निश्चय हो गया कि केवल निजाम ही उसके साम्राज्य को मराठों से बचा सकता है, अतः उसने उसे दिल्ली बुलाया। निजाम इस निमंत्रण को स्वीकार कर दिल्ली गया और मराठों को नर्मदा नदी के पास खदेड़ने का बेड़ा उठाया। सदा की भांति बाजीराव उसका मुकाबला करने को तैयार हो गया। उसने दिसंबर 1737 में भोपाल के निजाम को घेरा डाला। 1738 में दोराहा सराय नामक स्थान पर संधि के लिए बाध्य कर दिया, यानी निजाम को भी बाध्य कर दिया बाजीराव ने। इसके अनुसार उसने संपूर्ण मालवा व नर्मदा से लेकर चंबल तक के प्रदेश को पूर्ण अधिकार के साथ बाजीराव के अधिपत्य में छोड़ दिया, यानी सब पर अधिकार कर लिया बाजीराव ने। उसने इस संधि को सम्राट से भी स्वीकार कराने की प्रतिज्ञा ली। निजाम मराठों को उत्तरी भारत से खदेड़ने की बजाय स्वयं विपत्तियों में फंस गया और सम्राट को भी फंसा दिया, यानी बाजीराव इनको छोड़ने वाला नहीं था। 1739 के आरंभ में फारस के नादिर शाह ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया और करनाल में मोहम्मद शाह को हराकर दिल्ली को लूटा। बाजीराव ने सोचा कि यह आक्रमणकारी दक्षिण पर भी हमला करेगा, अतः वह मुगलों से विरोध भाव को भुलाकर देश की रक्षा के लिए तैयार हो गया, किंतु नादिर शाह दिल्ली से ही लौट गया, यानी आगे नहीं आया। अतः पेशवा को सम्राट के प्रति अपनी नीति बदलने न पड़ी। अगला है चिमनाजी का बेसिन पर अधिकार, यानी बाजीराव का जो थे उन्होंने आगे बढ़कर चिमनाजी थे, उन्होंने बेसिन पर अधिकार कर लिया। अब पेशवा का ध्यान कोंकण पर गया। वहां पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच उपजाऊ विस्तृत प्रदेश था। उसने इस मराठों के अधिकार में लाने के लिए अपने भाई चिमनाजी को भेजा, यानी बाजीराव ने अपने भाई चिमनाजी को भेजा। इस प्रदेश में 3 प्रतिद्वंदी शक्तियां थी, यानी वहां पर 3 शक्तियां थी।
कोलबा के अंग्रेया के जंजीरा के सिद्दीकी, गोवा के पुर्तगाली प्रभुता प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। यानी जंजीरा के सिद्दीकी और पुर्तगाली प्रभुसत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे। यद्यपि कान्होजी अंग्राहा ने साहू के साथ समझौता हो गया, फिर भी उसने पेशवा के अधिकार को न मानकर आने वाले जहाजों पर चोट लगा दी। सिद्दी भी मराठों के समान ही शक्तिशाली थे, अतः उनके सदा शत्रु थे। पुर्तगालियों की राजधानी बसीन थी और वह धार्मिक और राजनीतिक मतभेद के कारण मराठों के विरुद्ध थे। बसीन के पुर्तगाली सूबेदारों ने निगार कहकर पेशवा का अनादर किया, यानी उनको निगार कहा और पेशवा का अपमान किया। अतः पेशवा ने उन्हें उस विदेशी ढीठ को दंडी देने के लिए अपने भाई चिमनाजी को भेजा। चिमनाजी ने 1737 में थाना पर अधिकार कर लिया और सालट नगर को लूटकर उस द्वीप में स्थित किले को अपने अधीन कर लिया। बरसात के बाद उसने बसीन पर आक्रमण किया, किंतु असफल रहा। यानी पुर्तगालियों की राजधानी थी बसीन, उस पर आक्रमण किया किंतु वहां सफल नहीं हो पाए। अतः उसने बसीन का घेरा डालकर किले की दीवारों में नींव की सुरंग लगा दी और नगर के किनारे तोपखाने लगाकर कंगूरों के बड़े बड़े पत्थरों से गिराना शुरू कर दिया। लंबी और भयंकर लड़ाई के बाद पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी पुर्तगालियों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया चिमनाजी ने। चिमनाजी अप्पा ने बड़ी उदारता के साथ किलेदारों को बाहर निकल जाने की सुविधा दी और गोवा और दमन में उनकी सुरक्षा का प्रबंध कर दिया और वे वहीं बस गए। उनको पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। बंबई के अंग्रेज इस घटना से घबरा गए, यानी अंग्रेजों के भी छक्के छूट गए इस घटना से। उन्होंने 1739 को मराठों से संधि कर ली और उन्हें दक्षिण में व्यापार करने की छूट दे दी गई। आंग्रे परिवार से मतभेद। जब चिमनाजी पुर्तगालियों पर असाधारण विजय प्राप्त कर रहा था, तब आंग्रों के मराठों के प्रति बड़ी घातक बेवफादारी का परिचय दिया। सेखोजी कान्होजी आंग्रे का उत्तराधिकारी हुआ, यानी सेखोजी उसका उत्तराधिकारी हुआ। ये दोनों ही योग्य और स्वामी भक्त पदाधिकारी थे, अतः मराठा नौसेना के सेनापति थे। सेखोजी की मृत्यु के बाद उसके दो भाई संभाजी और मानाजी में उत्तराधिकारी प्रश्न को लेकर झगड़ा हो गया। बाजीराव को कोलबा जाकर इन दोनों भाइयों के झगड़े शांतिपूर्ण तरीके से तय करने थे। उन्होंने अंग्रेजी राज्य के दो भाग कर दिए। उसने बड़े भाग को संभाजी को देकर उसे सरखेर की उपाधि दी और यह भाग स्वर्ण दुर्ग के विजय दुर्ग तक फैला था। उत्तरी भाग मानाजी को दे दिया, जिसका प्रधान कार्यालय कोलबा में रखा और उसे वरजाता मावा की उपाधि दी गई। किंतु इन दोनों भाइयों में द्वेषता बढ़ गई, यानी चिमनाजी ने तो राज्य को आधा आधा बांट दिया और दोनों भाइयों को दे दिया, किंतु इस बात से दोनों भाई संतुष्ट नहीं हुए और वैमनस्य बढ़ता गया और दोनों आपस में झगड़ते ही रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों और पुर्तगालियों ने इसका लाभ उठाकर मराठा नौसेना को कमजोर कर दिया। 22 जनवरी 1742 को संभाजी की मृत्यु हो गई, किंतु आंग्रों का झगड़ा तय नहीं हो सका। 1740 ईस्वी में बाजीराव ने निजाम उल मुल्क के द्वितीय पुत्र नासिर जंग को अपने जाल में फंसाकर औरंगाबाद के पास मुंशी शिवगाम की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। यह महत्वपूर्ण बात थी। इसके अनुसार नासिर जंग ने हंडिया और खरगांव के जिले मराठों को सौंप दिए। यह बाजीराव की अंतिम सफलता थी। 8 मई 1740 ईस्वी को नर्मदा के किनारे रावण नामक स्थान पर उसकी अचानक मृत्यु हो गई, यानी यह व्यक्ति 1740 में इस देश से रुखसत हो गया। इस प्रकार बाजीराव की मृत्यु हो गई। बाजीराव का चरित्र, यानी बालाजी बाजीराव का चरित्र कैसा था वो देखेंगे। इतिहासकार इस विषय के में एक मत है कि सैन्य संचालन और कूटनीति में शिवाजी के बाद बाजीराव का ही स्थान है। यद्यपि वह 20 वर्ष की अवस्था में पूर्व ही प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो गया, यानी 19 वर्ष की आयु में वह प्रधानमंत्री बन गया था, तो भी उसने मराठा राज्यों को चौमुखी उन्नति की और उसके देशी विदेशी शत्रुओं को हरा दिया। उसके कार्यों का परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक केंद्र दिल्ली से हटकर पुणे हो गया। बाजीराव का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वह एक अच्छा सैनिक और राजनीतिज्ञ सफल रहा। वह अपने समय का सबसे अच्छा घुड़सवार था और छापेमारी लड़ाई में अत्यंत निपुण था। वह एक उदार मित्र और प्रभावशाली वक्ता था। उसने आदमियों को परखने की शक्ति थी
और वह उन्हें बड़े बड़े कामों के लिए प्रोत्साहन दे सकता था। इतिहासकार सर रिचर्ड टेम्पल ने बाजीराव के चरित्र चित्रण के उपसंहार में लिखा है, बाजीराव सबसे अच्छा घुड़सवार था, काम में सबसे आगे रहता था और आवश्यकता पड़ने पर कठिनाइयों का सामना करने के लिए आग में कूदने को भी तैयार रहता था। वह सब प्रकार के कष्टों को सह सकता था और उसे इस बात का गौरव था कि वह अपने सैनिकों के समान ही कष्ट सहिष्णु और उनके समान ही रूखे सूखे भोजन से संतुष्ट हो सकता है। उस समय राजनीतिक क्षितिज के मराठों के दो शत्रु थे, एक मुसलमान और दूसरे यूरोपियन। बाजीराव ने हिंदू देशभक्ति से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा का सदा प्रयत्न किया। उसके जीवन का लक्ष्य मराठों का आतंक अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत देखना था। वह सदा शिविरों में रहा और अपने आदमियों के बीच में मर गया, यानी शिविरों में रहा, यानी वह अपने जीवन में निरंतर युद्ध करता रहा और युद्ध करते ही मारा गया। वह महाराष्ट्र में आज भी सैनिक, पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार माना जाता है। उसकी मृत्यु के समय उसकी आयु मात्र 40 वर्ष की थी, यानी वह व्यक्ति 40 वर्ष की आयु में ही बहुत बड़ा काम कर गया। 19 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बना। मस्तानी उपाख्यान, यानी एक घटना अक्सर मिलती है मस्तानी के बारे में, बाजीराव मस्तानी के बारे में। उसके बारे में इतिहासकार हैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी। उन्होंने अपनी जो किताब लिखी है मुगलकालीन भारत, उनमें उस आख्यान का विवरण दिया है जो आपके सामने है। बाजीराव का घरेलू जीवन सुखमय नहीं था, यानी वह घर से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उसने मस्तानी नाम की एक मुसलमान नर्तकी से प्रेम कर लिया था। वह अपने समय में भारतवर्ष की सबसे अधिक सुंदर स्त्री थी और शायद छत्रसाल बुंदेला ने इसे बाजीराव को भेंट किया था। शायद कहा जाता है कि उसकी माता मुसलमान थी और पिता हिंदू थे। वह अत्यंत गुणवती स्त्री थी और उसने अपने गुणों से बाजीराव का हृदय को ऐसा मोह लिया कि वह उसे दिल से प्रेम करने लगा। वह अच्छी गायिका थी और विवाहिता पत्नी की तरह बाजीराव की सुख सुविधाओं को ध्यान रखती थी। वह अच्छी घुड़सवार थी, पेशवा की तरह सब प्रकार को कष्टों को सह सकती थी। मराठी पत्र में उसके विषय में टीका टिप्पणी तक प्रारंभ हुई जब बाजीराव के सबसे बड़े पुत्र एवं भावी पेशवा बालाजी बाजीराव को 21 जनवरी को विवाह हुआ, यानी बालाजी बाजीराव का जब विवाह हुआ उस समय उसका उल्लेख हुआ। मस्तानी पूना के शनिवार नामक महल में के एक भाग में रहती थी, जिसका नाम उसी के नाम पर रख दिया गया। ब्राह्मण पुरोहितों ने रघुनाथ राव को यज्ञोपवीत तथा सदाशिव को विवाह संस्कार कराना तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक कि मस्तानी बाजीराव के स्थान से हटा न दी जाए। यानी मुस्लिम जो हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा पहले इसको हटाओ फिर उनके संस्कार किए जाएंगे। तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक कि बाजीराव मस्तानी को स्थान से हटा न दे। बाजीराव जब युद्ध के मैदान में जाता तब मस्तानी बाजीराव और चिमनाजी की नजरबंदी में रहती थी। कहा जाता है कि बाजीराव में मांस और मदिरा का दुर्व्यसन मस्तानी के संपर्क से ही आया। शायद पेशवा परिवार के सदस्यों ने यह निर्णय किया था कि मस्तानी को मार डाला जाए, जिससे बाजीराव को वंश परंपरागत रहन सहन बना रहे और उस पर कोई कलंक न लगे। जब बाजीराव ने सुना कि उसकी प्रेमिका को कारागार में डाला गया है तो वह अत्यंत शोक के कारण बेहोश हो गया, किंतु जनमत को ध्यान में रखकर उसने पूना जाकर उसे बलपूर्वक मुक्त कराना उचित नहीं समझा। इस सदमे से ही उसकी अचानक मृत्यु हो गई थी, यानी मस्तानी के साथ जो दुर्व्यवहार किया था इसको बाजीराव सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। इस समाचार को सुनकर मस्तानी भी पूना के महल में मर गई। यह कहना कठिन है कि उसने आत्महत्या की या सदमे से मरी, यानी मस्तानी के बारे में भी किंवदंती है। ये एक उपाख्यान है जो मिलता है बाजीराव मस्तानी के बारे में जो आपके सामने है। अगला जो पेशवा बना वह है बालाजी बाजीराव, इनके पुत्र। अब पढ़ेंगे हम बालाजी। तो 3 हो गए अपने सामने, ठीक है। ये तीसरे हैं बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव और बालाजी बाजीराव। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव और बालाजी बाजीराव। इनका शासन समय है 1740 से 1761। 1740 से 1761 तक, यानी पानीपत के तृतीय युद्ध तक इनका शासन रहा। साहू ने 4 जुलाई 1740 को स्वर्गीय बाजीराव के बड़े पुत्र बालाजी, जिसे नाना साहब भी कहा जाता है, याद रखना बच्चों, नाना साहब, नाना साहब भी कहा जाता है, को पेशवा नियुक्त किया।
नए पेशवा की अवस्था उस समय 18 वर्ष 6 महीने की थी, यानी ये अपने पिता से भी पहले बन गया। यानी इसके पिता 19 वर्ष की आयु में बने, ये 18 वर्ष 6 महीने की आयु में बन गए। बाबूजी नायक जोशी नाम के एक प्रसिद्ध महाजन भी इस पद को पाने का इच्छुक था, किंतु शाहू ने उसकी प्रार्थना पर तनिक भी ध्यान न देकर बिना किसी हिचकिचाहट के बालाजी को ही पेशवा नियुक्त कर दिया। बालाजी ने अपने पिता की देखरेख में युद्ध नीति की अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, किंतु वह अपने पिता के समान सैन्य संचालन में निपुण नहीं था। वह कोमल और मधुर प्रवृत्ति का था। निजाम उल मुल्क बाजीराव से मालवा लेने की प्रतिज्ञा कर ली थी, अतः बालाजी ने अपनी नियुक्ति के बाद उसे नियम पूर्वक प्राप्त करने के लिए उत्तरी भारत पर हमला करने की योजना बनाई। वह अपने चाचा चिमनाजी के साथ मालवा गया। स्वास्थ्य बिगड़ जाने से चिमनाजी को बीच में ही लौटना पड़ा और 1740 में पूना में ही उसकी मृत्यु हो गई। यानी उसके चाचा जी का भी देहावसान हो गया, चिमनाजी, जिन्होंने जंजीरा के सिद्दीकियों, पुर्तगालियों आदि को परास्त किया था। यद्यपि चिमनाजी में बाजीराव किसी योग्यता तो नहीं थी, किंतु वह एक सफल सेनानायक और प्रसिद्ध प्रबंधक था। उसने किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह बड़ा वफादारी से अपने भाई की सहायता की और सफलता में अच्छा सहयोग दिया। उसका पुत्र सदाशिवराव भाऊ, यानी चिमनाजी का जो बेटा था उसका पुत्र था सदाशिवराव भाऊ, जो भाऊ साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पानीपत के युद्ध में यह भी लड़ा था और यह मराठा सेना का सेना नायक था। यानी चिमनाजी का पुत्र था सदाशिवराव, जो भाऊ साहब के नाम से प्रसिद्ध था। उसने भी अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की, किंतु उसका भी दुख में अंत हुआ। बालाजी ने अपने स्वर्गीय चाचा के लिए पर्याप्त शोक बनाकर यात्रा प्रारंभ की। धौलपुर पहुंचकर उसने मई 1741 के अंतिम सप्ताह में जयपुर के राजा जयसिंह से बातचीत की। इस बातचीत के परिणाम स्वरूप समझौता हुआ। पेशवा और जयसिंह घनिष्ठ मित्र रहेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। मराठे मुगल सम्राट से पूर्ण स्वामी भक्त रहेंगे। तीसरा, 6 महीने के अंदर मालवा की सूबेदारी पेशवा को दे दी जाएगी। अपनी कूटनीतिक सफलता के बाद बालाजी 17 जुलाई को पुनः लौट आया। अब जयसिंह ने मराठों से अनुरोध किया कि और उसने 14 जुलाई 1741 को फरमान निकालकर युवराज अहमद को मालवा का सर्वेसर्वा हो गया। सूबेदार और बालाजी को नायब नियुक्त कर दिया। अब बालाजी मालवा का सर्वेसर्वा हो गया। नवंबर 1728 में यह प्रांत मराठों के अधिकार में आ गया। 14 जुलाई 1741 की सनद के कारण उसका यह बलपूर्वक अधिकार न्यायानुकूल हो गया। मालवा को प्रदान की गई निम्न शर्तें। मराठे किसी भी शाही प्रदेश में उपद्रव नहीं करेंगे, यानी किसी भी मुगल जो प्रदेश है उसमें उपद्रव नहीं करेंगे, लूटमार नहीं करेंगे। पेशवा 500 सैनिक घुड़सवार शाही सेना में दिल्ली में रखेगा और पेशवा 500 घुड़सवार दिल्ली में रखेगा। सम्राट ने व्यक्ति विशेष और धार्मिक संस्थाओं को 1741 ईस्वी में जो पहले जागीर मालवा को दी थी, पेशवा उन्हें जब्त नहीं करेगा। वह जनता पर कर नहीं बढ़ाएगा, यानी ज्यादा चौथ नहीं वसूलेगा। अगली है कर्नाटक विजय। बाजीराव की मृत्यु के बाद बरार का रघुजी भोंसले कर्नाटक के हमले में फंसा हुआ था। इसे उसने तंजौर के राजा प्रताप सिंह के नियंत्रण पर स्वीकार किया था। यह प्रताप सिंह शिवाजी महान के धात्री भाई व्यांकोजी का वंशज था, यानी उनके रिलेशन में था। और कर्नाटक के नवाब दोस्तली ने उसकी स्वतंत्रता का अपहरण करने की धमकी दी थी। रघुजी ने दोस्तली को हराकर मार डाला और उसके पुत्र सफदर अली से संधि कर ली। दिसंबर 1741 में उसने दोस्तली के दामाद चांद साहब को त्रिचन्नापल्ली में घेर लिया। उसका बंदी बनाकर सतारा भेज दिया गया और त्रिचन्नापल्ली को मुरार राव घोरपड़े के अधिकार में सौंप दिया। अब रघुजी ने पांडिचेरी का घेरा डालने का विचार किया, क्योंकि वह फ्रांसीसियों के अधीन था और वह चांद साहब के मित्र थे, किंतु बाद में इस विचार को छोड़कर पुनः लौट आया। यानी इस प्रकार के विचार थे जो वह छोड़कर वापस पुनः लौट आया। रघुजी भोंसले और उड़ीसा पर अधिकार। रघुजी भोंसले के विरोध को शांत करने के लिए पेशवा ने उड़ीसा, बंगाल और बिहार में पूरी छूट दी, जो अलीवर्दी खां की अधीनता में पूर्ण स्वतंत्र थे। रघुजी भोंसले इन प्रांतों में अपने चौथ के अधिकार को जारी रखने के लिए अपने माल मंत्री भास्कर पंत के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। अलीवर्दी खां ने भास्कर पंत को एक उत्सव में बुलाया और विश्वासघात करके उसके प्रमुख अफसरों को मार डाला। उसे अपनी इस नीचता के कारण बहुत हानि उठानी पड़ी। रघुजी ने उसके प्रदेश में प्रवेश करके भारी मारकाट मचा दी।
उसे उड़ीसा प्रांत को सौंप देने के लिए बाध्य किया और बंगाल और बिहार से 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष चौथ की वसूली की बात कही। सारा प्रबंध स्थानीय सामंतों के हाथ में ही रखा गया और रघुजी भोसले के घुड़सवारों का आतंक बंगाल और बिहार के सारे लोगों पर छा गया, यानी मारकाट मचा दी। मराठा और राजपूतों में मतभेद और उनका क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब तक सवाई जयसिंह जी जिंदे थे तब तक तो मराठों और उनमें मित्रता बनी रही। आमेर के राजा जयसिंह की, जिसने जयपुर की नई राजधानी का निर्माण किया, विद्या का प्रचार कर अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। 9 अक्टूबर 1743 को 55 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। यानी जब तक ये जिंदा थे मराठे सहायक थे, किंतु इनकी मृत्यु के बाद उनमें भी प्रॉब्लम हो गई, मृत्यु हो गई। ईश्वरी सिंह उनका बड़ा पुत्र था और माधव सिंह छोटा, जो उदयपुर की राजकुमारी से पैदा हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद ये दोनों उत्तराधिकार के लिए झगड़ने लगे। उदयपुर के महाराणा जगत सिंह ने माधव सिंह के अधिकार का समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ जो 7 वर्षों तक चलता रहा। महाराणा ने जयपुर को कूच कर माधव सिंह के लिए आधे राज्य की मांग की। ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया, मल्हारराव होलकर से सहायता से 1745 में माधव सिंह को हरा दिया, किंतु राणोजी की शीघ्र ही मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के तुरंत बाद ही उसका पुत्र जयप्पा मल्हारराव में तीव्र मतभेद हो गया, यानी मराठों में मतभेद हो गया। मल्हारराव ने माधव सिंह का पक्ष लिया, यानी वो उसके अपोजिट चले गए, पक्ष लिया, और सिंधिया ने ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया। 1747 को ठवेली के पास राजमहल में पुनः एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें माधव सिंह हार गया। महाराणा ने पेशवा की सहायता प्राप्त करने के लिए अपना एक एजेंट पुनः भेजा। सिंधिया और होलकर के प्रतिद्वंदी होने के कारण परिस्थितियां ऐसे गंभीर हो गई कि झगड़ा को शांत करने के लिए पेशवा को स्वयं आना पड़ा। ईश्वरी सिंह काबुल वाले अब्दाली के विरुद्ध युद्ध करके लौटा था और चूंकि उसकी और माधव सिंह की लड़ाई मराठों ने स्वार्थ से काम लिया था, अतः वह असंतुष्ट था और पेशवा से नहीं मिला। किंतु माधव सिंह जब जयपुर से 40 मील दूर निवाई नामक स्थान पर पेशवा से मिला तो निश्चय हुआ कि ईश्वरी सिंह अपने 4 जिले माधव सिंह को दे, किंतु 1748 में पेशवा के लौट जाने पर ईश्वरी सिंह ने उन जिलों को देना से इनकार कर दिया। अतः मल्हारराव होलकर को सेना के बल से उसे समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1750 की बरसात में पेशवा ने सिंधिया और होलकर को ईश्वरी सिंह से चौथ वसूल करने के लिए भेजा। कछवा सरदार के खजाने में बहुत थोड़ा धन था, अतः मल्हारराव होलकर ने सेना के साथ जयपुर को कूच किया। ईश्वरी सिंह को 2 लाख रुपए देने की प्रतिज्ञा करने के लिए बाध्य होना पड़ा, यानी 2 लाख रुपए की। किंतु मराठों की मांग से इतना दुखी हो गया कि वह विष खाकर उसने कोबरा सांप से अपने आप को डसवाकर मर गया। यानी ईश्वरी सिंह को इतना टॉर्चर किया उन्होंने, बार बार पैसों की मांग करके उसने खुद को कोबरा सांप से डसवाया और मर गया। उसकी 3 स्त्रियों ने विष खा लिया, दूसरी 20 स्त्रियां उसके साथ सती हो गई, यानी 3 जो उसकी रानियां थी उन्होंने भी जहर खा लिया और 20 जो उसकी और थी पत्नियां, उन्होंने भी विष खाकर प्राण दे दिए। जयपुर नगर में भय और शोक छा गया। मराठों के व्यवहार से माधव सिंह भी बहुत क्रुद्ध हुआ, उसका भाई था, क्रुद्ध हुआ और उसने ईश्वरी सिंह की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। उसने जयप्पा और मल्हारराव को दावत में बुलाया और उनके सामने जहरीला भोजन परोसा, किंतु भोजन करने से पहले ही विष का पता चल गया, जिसने सिंधिया और होलकर मृत्यु से बच गए। दूसरे दिन जयप्पा को अपने साथियों सहित नगर की शोभा देखने के लिए बुलाया गया और जो ही वे नगर में घुसे त्यों ही नगर के फाटक बंद कर दिए। 20 जनवरी 1751 को दोपहर से लेकर आधी रात तक मराठों का कत्लेआम होता रहा, यानी उसको अंदर बुलाकर उनको मारा। 20 जनवरी 1751 की दोपहर से लेकर आधी रात तक मराठों का कत्लेआम होता रहा, जिसमें लगभग 3000 मराठे मारे गए, 1000 से अधिक घायल हुए। राजपूतों ने उनकी संपत्ति को भी लूट लिया। बचे हुए मराठा सैनिकों ने नगर से कुछ मील दूर अपना खेमा डाल लिया। भाग्यवश सिंधिया और होलकर वजीर सफदरजंग की जरूर अपील पर रोहिलखंड और फर्रुखाबाद के पठानों के विरुद्ध उसकी सहायता करने के लिए जयपुर से दोआब चले गए। किंतु इस घटना ने मराठों और राजपूतों के बीच विरोध की खाई चौड़ी कर दी। यानी इधर माधव सिंह भी कम नहीं था, उन्होंने उनको इन्वाइट किया और उनको घर में बुलाकर पहले जहर देकर मारना चाहा, नहीं मरे तो कत्लेआम करवाया। साहू के अंतिम दिन और उसका चरित्र, यानी अब जो साहू है, जो मुख्य छत्रपति है, उनके ही अंतिम दिन आ गए। वह दादा, पिता, पोता तीनों की सेवाएं ले चुका था। साहू के अंतिम दिन सुखमय नहीं रहे। उसकी रानियां परस्पर षड्यंत्र रचने लगी और उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। ताराबाई शक्ति पाने के लिए आंदोलन करने लगी। रघुजी भोसले, मुरारराव घोरपड़े
आंग्रे भाई जैसे प्रमुख मराठा सरदार स्वार्थवश प्रतिद्वंदी हो गए, जिससे शाहू बहुत दुखी हुआ। दरबार में एक गिरोह पेशवा बालाजी राव के कामों का विरोध करता था और उसके विरुद्ध शाहू से शिकायतें भी करता था। मलाल इतना बढ़ गया कि 1747 में पेशवा को त्यागपत्र देना पड़ा, किंतु उसका रहना इतना आवश्यक सिद्ध हो चुका था कि 1747 को ही उसे पुनः नियुक्त किया गया। इन कठिनाइयों के साथ साथ शाहू को अपने उत्तराधिकारी की भी चिंता थी, यानी शाहू के बाद कौन छत्रपति बनेगा इस बात की भी चिंता थी। शाहू के कोई पुत्र नहीं था और वह कोल्हापुर के संभाजी को गोद लेना नहीं चाहता था। सतारा की जेल में पड़ी हुई ताराबाई ने एक बच्चा पेश किया, जिसे वह अपना पुत्र शिवाजी का पुत्र बताया और शाहू ने उसे गोद लेने की प्रार्थना की। उसका नाम राम राजा था। शाहू की रानी सकवारी बाई ने इसका विरोध किया। कोल्हापुर के संभाजी ने सिंहासन पर भी अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न किया, किंतु असफल रहे। शाहू के स्वास्थ्य गिर रहा था। इन परिस्थितियों में वह और भी गिर गया। 25 दिसंबर 1749 को अपनी ही महल में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी अवस्था 76 वर्ष 7 महीने की थी, यानी 76 ईयर वह जिया। वह एक वसीयत कर गया, जिसके अनुसार कोल्हापुर का संभाजी उत्तराधिकारी से वंचित रह गया और राम राजा को प्राथमिकता दी गई। शाहू अंतिम छत्रपति था जिसने संपूर्ण अधिकारों को भोग किया। उसके बाद मराठा छत्रपति नाम के ही राजा रह गए, यानी मराठा छत्रपति नाम के ही राजा रह गए। वह 17 से लगभग बंदी की भांति रहे और सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई। इतिहासकार सरदेसाई ने लिखा है कि व्यक्तिगत रूप से शाहू ने तो चतुर राजनीतिज्ञ था, ने ही योग्य सेनापति था, किंतु उसे लोक व्यवहार का अच्छा ज्ञान था। वह सहृदयतापूर्ण हृदय प्राप्त था। इन कारणों से वह दूसरे को परख कर उनसे उचित सेवा लेता था। उसमें मनुष्य की योग्यता परखने की अच्छी शक्ति थी और वह बिना किसी रुकावट के उन्नति करने का खुला अवसर देता था। वह रैयत के हितों का विशेष ध्यान रखता था। अतः उसने ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाया और वृक्ष लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। वह गरीबों को विपत्ति दूर करता था और असहाय टैक्सों को हटा देता था। शाहू का चरित्र का सबसे अच्छा गुण यह था कि वह अपने मंत्रियों को की एक बार नियुक्ति करने के बाद उनका पूरा विश्वास करता था, उनका समर्थन करता था। यानी ऐसा नहीं था कि मंत्रियों की नियुक्ति कर दी और किसी के कहने पर उनको हटा दे। वह उनके काम में बहुत कम हस्तक्षेप करता, जो कि सफलता का मुख्य रहस्य था। शाहू अपने को मुगल सम्राट के अंतर्गत एक वफादार राजा मानता था, क्योंकि उसका बचपन वहीं बीता था और सतारा तथा दिल्ली के बीच किसी भी प्रकार का विरोध नहीं चाहता था। वह दयालु था, स्वतंत्रता पूर्वक जनता के सामाजिक उत्सवों में भाग लेता। वह मुसलमानी रहन सहन को अधिक पसंद करता था, जो स्वाभाविक ही था, क्योंकि औरंगजेब के शिविर में पला था। वह शिकार और हुक्के का शौकीन था और अपना हरम रखता था। वह हिंदू मुसलमानों में भेदभाव न मानकर सब धर्मों का सम्मान व आदर करता था। अपनी उदारता के लिए आज तक प्रसिद्ध है। शाहू की मृत्यु के बाद 14 जनवरी 1750 को राजा राम को छत्रपति के रूप में अभिषेक हुआ। ताराबाई उसे अपने कठिन नियंत्रण में रखती थी और पेशवा से नहीं मिलने देती थी। जब राम राजा ने उसकी संरक्षा का विरोध किया तो उसने छलिया घोषित कर दिया। इससे इन दोनों के मध्य झगड़ा हो गया। पेशवा ने ताराबाई और उसके समर्थक पंत सचिव को पुनः बुलाया। उसने ताराबाई का तो आदर किया, किंतु पंत सचिव को जेल में डाल दिया। उसने छत्रपति राम राजा से भी पुनः कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने की प्रार्थना की और संगोला समझौता नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया, जिसके अनुसार राज्य के सभी प्रमुख विभाग छत्रपति ने पेशवा के हाथ में सौंप दिए और पेशवा मराठा राज्य का सर्वेसर्वा बन गया। यानी पेशवा ने पूरे के पूरे अधिकार ले लिए मराठाओं के, जो छत्रपति के हाथ में थे। महाराष्ट्र के गृह युद्ध पेशवा को अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय, इस प्रकार कोई लेटर दे दिया पेशवाओं को, तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो चुप थोड़ी रहेंगे। संगोला समझौता हो जाने के बाद पेशवा ने हैदराबाद के निजाम और मराठों के झगड़े को तय करने के लिए निजाम की राजधानी पर आक्रमण कर दिया, किंतु उसने जो ही पीठ मोड़ी त्यों ही ताराबाई ने पेशवा के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। अब शक्ति तेजी के साथ छत्रपति के हाथ से ब्राह्मण पेशवा के हाथ में जा रही थी। अतः मराठा सरदार इससे ईर्ष्या रखते थे और उसे किसी प्रकार का भी सहयोग नहीं दे रहे थे। संगोला समझौते से नाराज थे, क्योंकि इसी के द्वारा पेशवा ने अपने साथियों को राज्य के मुख्य पद दे रखे थे। ताराबाई का समर्थन करने के इच्छुक थे, जिसने सतारा दुर्ग का घेरा डाल दिया था। ताराबाई ने राम राजा को दावत के बहाने बुलाकर जेल में डाल दिया और खांडेराव दाभड़े की विधवा उमाबाई के पक्ष में कर लिया। उसने अपने पति की
वृद्ध सेनापति दामाजी गायकवाड़ को गुजरात के अजय दुर्ग ताराबाई की शक्ति हथियाने की सहायता के लिए बुलाया। दामाजी ने 15,000 सैनिक लेकर सतारा पर हमला किया, किंतु नाना पुरंदरे और पेशवा के अन्य साथियों ने उसका विरोध किया। पेशवा ने जब दामाजी गायकवाड़ को सतारा पर आक्रमण सुना तो वह रायचूर के पास सशस्त्र सेना सहित लौट आया। उसने दामाजी को हराकर आधा गुजरात हर्जाने के रूप में 25 लाख रुपए देने के लिए बाध्य किया। पेशवा इस समझौते से संतुष्ट हुआ और उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर दामाजी पर फिर आक्रमण किया और उसके पुत्र और उमाबाई दाभड़े सहित बंदी बना लिया। पेशवा और गायकवाड़ पर इनका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। अब से पेशवा को सीधे हाथ में से कभी सलाम नहीं किया, यानी पेशवा को सीधे हाथ से कभी सलाम नहीं किया। उसने यथासंभव पेशवा के अधिकार का विरोध किया, किंतु विवश होकर बाद में आत्मसमर्पण कर दिया और उसे गुजरात जाने की आज्ञा मिल गई। वहां जाकर उसने मुगल सूबेदार को अहमदाबाद से बाहर किया और प्रांत का वास्तविक राजा बन गया। दामाजी गायकवाड़ की पराजय और उसके आत्मसमर्पण से ताराबाई भयभीत करने में असफल रहा और वह अब भी पेशवा को चुनौती देती हुई सतारा दुर्ग पर अपना अधिकार जमाए रही। जब पेशवा ने ताराबाई की प्रतिज्ञा के साथ स्वतंत्रता का विश्वास दिलाया तो तब उसने संधि कर ली। ताराबाई ने राजा राम को कपटी घोषित कर दिया, अतः वह जेल में ही रहा। 1770 में मारा गया। उसने अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही छोटे साहू नामक लड़के को गोद लिया था, जिसने जीवन पर्यंत राज्य किया। 1810 में उसकी मृत्यु हो गई। इसी भांति साहू प्रथम की मृत्यु के बाद मराठा राजा नाम मात्र के राजा रह गए और पेशवा मराठा राज्य का वास्तविक राजा बन गए, यानी पेशवा शासक बन गए। इसके लिए छत्रपति और पेशवा दोनों ही दोषी ठहराए जा सकते हैं। साहू प्रथम ने अपने अधिकार पेशवा को दिए थे। पेशवा भी उस समय राजा और राज्य के हितों को ध्यान रखता था। साहू के उत्तराधिकारी बहुत निकम्मे थे और अपने अधिकार प्राप्त राज्य का उपभोग करने और मंत्रियों की वास्तविक शक्ति को नहीं समझते थे, तथा ताराबाई राज्य के हितों की अपेक्षा अपने स्वार्थों का विशेष ध्यान रखती थी। अतः स्थिति बिगड़ गई। परिस्थितियां संभालने के लिए पेशवा ने अधिकार अपने हाथ में लिए। यह परिवर्तन हानिकारक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र के राजवंश की केंद्रीय शक्ति क्षीण हो गई, यानी जो शिवाजी का जो केंद्रीय शक्ति की जो बात थी वह अब क्षीण हो गई थी। निजाम के साथ विरोध। अपने घरेलू प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करने के बाद बालाजी 1751 के अंत में हैदराबाद पर आक्रमण करने में समर्थ हो गए। जून 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई। बालाजी ने निजाम के छोटे लड़के सलावत जंग के विरुद्ध निजाम के सबसे बड़े लड़के गाजुद्दीन का समर्थन किया। सलावत जंग किसी तरह फ्रांसीसी जनरल के नेतृत्व में पैदल सैनिकों की एक सुसज्जित टुकड़ी युद्ध के मैदान में ले आया, जो पेशवा को अनेक बार हराकर पूना में 16 मील तक घुस गई, किंतु हैदराबादी सेना ने वेतन न मिलने के कारण विद्रोह कर दिया, जिससे उसे वापस बुलाना पड़ा। इसी बीच 1752 को पेशवा ने उम्मीदवार गाजुद्दीन को विष दे दिया, जिससे लड़ाई समाप्त हो गई। इसके बाद बालाजी ने कर्नाटक पर हमला किया और बहुत सा धन लूटकर पुनः वापस आ गया। उसने मैसूर को भी लूटा और निजाम से मित्रता करके सवनूर के नवाब पर हमला किया और उसे कर देने के लिए बाध्य किया। 1758 ईस्वी में निजाम और पेशवा में फिर शत्रुता हो गई। उसी साल फ्रांसीसी जनरल बुस्सी को, जो निजाम की नौकरी में था, लेले ने वापस बुला लिया। अतः पेशवा ने निजाम पर हमला करने का यह अच्छा अवसर जानकर हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया। उसने एक भी प्रहार किए बिना अहमदनगर पर अधिकार कर लिया और निजाम के तोपखाने के सेनापति इब्राहिम गारदी को अपने सेना में बुला लिया, यानी इब्राहिम गारदी को भी अपने यहाँ पर बुला लिया, जो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का प्रधान तोपची था, को अपने यहाँ नौकरी में करने के लिए फुसला लिया। अब पेशवा ने निजाम के राज्य पर चढ़ाई करने के लिए अपने भतीजे चिमनाजी अप्पा के पुत्र सदाशिवराव भाऊ को 40,000 सैनिकों का नेतृत्व देकर रवाना किया। निजाम सलावत जंग ने अपने प्रदेश को बचाने का प्रयत्न किया, किंतु 1760 को पूना के 20 मील पूर्व उदगीर की लड़ाई में हार गया। इस लड़ाई में इब्राहिम गारदी के तोपखाने ने अच्छा काम किया। निजाम की फौज में भगदड़ मच गई और वह भागकर ओसा के किले में छिप गया, किंतु भाऊ ने तुरंत घेरा डाल दिया। निजाम को हारकर मानकर संधि करने के लिए बाध्य किया। यह संधि तुरंत हो गई, जिसके अनुसार निजाम ने बीजापुर, बीदर, औरंगाबाद के आसपास के प्रदेश, जिनकी सालाना मालगुजारी 60 लाख रुपए मराठों को सौंप दिए और दौलताबाद, असीरगढ़, बीजापुर, अहमदनगर, बुरहानपुर के किले भी दे दिए। कुछ युद्ध विद्या विशारद के रूप में भाऊ की अक्षय कीर्ति सर्वत्र फैल गई, यानी निजाम का जो उन्होंने सफाया किया, जिससे भाऊ की अक्षय कीर्ति सर्वत्र फैल गई।
इस प्रकार हम देखते हैं बालाजी बाजीराव ने शाहू के समय में अच्छा काम किया। उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ तो शाहू ने सांगोला की संधि जो पत्र तैयार करवाया और पेशवा को अपनी सारी शक्तियां सौंपकर मर गया, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। किंतु उनके जो ताराबाई जी थे वो उनसे निरंतर उनसे चुनौती दे रही थी, किंतु इस बात की चिंता नहीं की और उन्होंने निजाम पर, अहमदनगर पर आदि पर विजय प्राप्त की और जो पेशवा की जो शक्ति है उसका आभास कराया। अब बालाजी बाजीराव का जो लेसन है वो उससे अगली वाली क्लास में भी जारी रखेंगे। इस क्लास में इतना ही। और आज जो मैंने आपको जो क्लास पढ़ाई है उसमें आप लोगों को जो मुख्य बातें समझाने के लिए मैंने बताई थी कि बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब कहा जाता है और दिल्ली पर इन्होंने आक्रमण करने की योजना बनाई और किस प्रकार इन्होंने जीता, और ये सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप जब इन्हें पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपके लिए एग्जाम में बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।